नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में दिल्ली से हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। नमस्कार। आपका स्वागत है अशोक जी। नमस्कार। और आज जो बात करने वाले हैं, अशोक जी धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं। वो मोदी जी के 75 साल क्या करेंगे मोदी जी। उनका जन्मदिन आ रहा है, रिटायर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और हमें तो लगता है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। मगर अशोक जी को क्या लग रहा है, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आज एक जजमेंट दिया है वक्फ एक्ट के बारे में, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जब अशोक जी बात करते हैं तो फिर हम और ज्यादा बोलेंगे नहीं। अशोक जी का ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लाडले हैं। नहीं, देश में और विदेश में अशोक जी के बारे में जो हमारे दर्शक लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, वो उनको हमेशा सुनना चाहते हैं। इसलिए हम तो हर सप्ताह मिलते हैं, और हम तो चाहेंगे कि वो हर रोज मिले, मगर काफी व्यस्त रहते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। मगर सोमवार का वायदा आपने किया है, इसलिए आप वो वायदा निभाते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं। अशोक जी, आप धन्यवाद हरि भाई। ऐसे कोई शुक्रगुजार वाली बात नहीं है। आप इस उम्र में भी इतने सीनियर होने के बाद भी पत्रकारिता का जिंदा रखा हुआ है। तो ये एक हमारा भी एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आपके पत्रकारिता के स्ट्रगल में, क्योंकि पत्रकारिता जो कुछ भी है अब सोशल मीडिया पे रही है। पत्रकारिता तो अब मेन स्ट्रीम तो खत्म हो गई है। मोदी जी के 75 साल, मोदी जी के 75 साल ज़रूर ऐसा लग रहा था कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, अडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके यशवंत सिन्हा और तमाम लोग थे, सुमित्रा महाजन जी, येदुरप्पा, इन तमाम लोगों को ये बोल के घर बिठाया गया था कि आप 75 साल के हो गए। तो अ, बीच में ये बात ज़रूर अमित शाह ने इसको थोड़ा-सा क्लियर करते हुए कहा था कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई लिखा नहीं है कि 75 के बाद हम रिटायर्ड होंगे। तो इसके मायने ये हैं कि 2014 में भाजपा के 2 संविधान हैं। यह संविधान एक ही है, उसको परिभाषित करने वाला आदमी अलग है। जब आपके मन में आए तब 75 साल का बैरियर लगा दीजिएगा। जिसको आप पसंद नहीं करते उसको घर बिठाने का तरीका 75 साल, और जिसको आप पसंद करते हो या जो आपकी मजबूरी है, वो तो फिर 100 साल के बाद भी व्हीलचेयर भी आ जाए तो उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए। प्रधानमंत्री को तो हम आप ही के चैनल के माध्यम से सब लोगों को हम दुआ करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी लंबी उम्र हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। ये व्यक्तिगत हो गया। लेकिन क्या भाजपा के अंदर ये सुगबुगाहट है कि हमको रिटायर्ड हो जाना चाहिए? सबसे बड़ी सुगबुगाहट या सबसे बड़ी जो टेंशन है, वो संघ को नहीं है। संघ ने एक बार ज़रूर कहा था कि 75 पे होने पे रिटायर्ड हो जाओ। तो जो ये लॉबी थी, जो अंधभक्त थे, उन्होंने कहा कि भई आप भी 75 के हो रहे हो। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कभी भी उम्र का बैरियर रहा ही नहीं। तो उनके यहाँ उम्र का बैरियर लागू होगा भी नहीं। उनके यहाँ तो उम्र होते हुए भी लोग रिटायर्ड हो गए। रज्जू बाबू बहुत जल्दी छोड़ के चले गए थे। और भी रह सकते थे कुछ दिन। उन्होंने कहा नहीं, अब थोड़ा-सा हेल्थ ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ। उनके यहाँ तो एक सरसंघ चालक ने इसलिए छोड़ा था कि उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में कुछ हिस्सा लेना था। ये छोड़ के फिर वापस आ गए थे। तो वो उसकी तुलना तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर ब भागवत जी ने कह दिया कि संघ में कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भई 5 साल के लिए चुनाव जीते हैं, तो 5 साल पूरे करने दीजिएगा। लेकिन फिर वो संघ है, कभी ये सोचता है कि 5 साल के लिए चुनाव लड़े होंगे तो फिर ये बात तो आप ही के गुजरात के मुख्यमंत्री के लिए भी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी गुजरात की, आनंदीबेन पटेल। उनको तो 75 का भी इंतज़ार नहीं किया, पहले हटा दिया था।
वो तो चाहती थी कि 75 तक अभी एक आध साल और रहने दीजिए, 75 पूरे हो जाएंगे तो हम सम्मानजनक स्थिति से निकल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आपको उनको निकालना था तो आपने 75 का भी नहीं होने दिया। उनको तो बदनाम ये करके निकाला। बदनाम करके निकाला है। तो और जो बदनाम है उसको गवर्नर राज्यपाल बनाते हैं आप। और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि राज्यपाल पोस्टमैन थोड़ी है, राज्यपाल स्टैम्प थोड़ी है। अरे जो बदनाम है वो राज्यपाल है। आप ही बदनाम करते हो, आप ही राज्यपाल बनाते हो, आप ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हो। इसमें मेरा और हरि भाई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। माए बाप आप ही की भाषा है, 3 जगह अलग अलग। तो फिलहाल तो अभी 75 पे के बाद यदि एक कोई आदमी दिल से चाहता है ये रिटायर्ड हो जाए, मेरे विचार से, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, तो वो अमित शाह हो सकते हैं। क्योंकि कई चर्चाएं मैंने कई सुनी है कि अमित शाह जी को मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, ऐसी चर्चा सुनी मैंने कि 75 हम हो जाएंगे तो हम रिटायरमेंट ले जाएंगे तो आप प्रधानमंत्री बन जाना। अब अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनने की जल्दी हो रही है, लेकिन साहब का कहना है क्योंकि सरकार बैसाखियों पे है, सरकार बैसाखियों पे है, तो यदि मैं चला जाऊंगा तो ये सरकार गिर जाएगी, इसके लिए आपको अब इंतजार करना होगा। लेकिन अमित शाह के लोगों का कहना है, जो मैं जिन लोगों से बात होती है, वो बोला साहब को गलत फहमी है कि वो सरकार उनकी वजह से है, ये जो बैसाखियां दोनों है ये अमित शाह जी की वजह से है। ये सरकार अमित शाह टिकाए हुए है, और कोई अमित शाह जी को ही कहे कि तुम आओगे तो ये रहेगा नहीं, तो इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण वक्तव्य हो नहीं सकता। तो 75 में तो अब पूरा देश में ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि 75 से तो जिंदगी शुरू होती है, एक वाह। न्यू नरेशन डेवलप किया जाएगा। क्योंकि अब साहब को 75 के बाद 80-85 तक रहना है प्राइम मिनिस्टर, 90 तक रहना है उनको, उसमें कोई बात नहीं है। और क्यों नहीं, शरद पवार 84 की उम्र में और इतनी बड़ी व्याधि, कैंसर जैसी व्याधि से ग्रस्त होते हुए भी लगातार कमान संभाले हुए हैं महाराष्ट्र में, और विपक्ष के तौर पे अभी भी गांव-गांव घूम रहे हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी जी भी कर सकते हैं, 90 साल में भी कर सकते हैं। मोरारजी देसाई 82 साल के थे। 82 साल के थे, तो ऐसे कोई बात नहीं कि नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी हो ना हो, पहले भाजपा क्या सोचती है ये देखो। संघ तो सरेंडर हो गया, लेकिन शायद अध्यक्ष पद के लिए भी अभी भी अड़ा हुआ है, इसलिए अध्यक्ष तय नहीं हुआ है पार्टी का। पहले जी। विपक्ष विपक्ष क्या सोचता है देखिए। आप और हम यहाँ बैठ के धीरूभाई अंबानी ने या मुकेश अंबानी ने आज खाने में भिंडी खानी चाहिए, ये बोलने से हमारा कोई वजूद नहीं है, ना आपका है ना मेरा है। वो सही बात है। नीता अंबानी ही तय कर सकती है कि मुकेश अंबानी के थाली में भिंडी रहेगी कि नहीं रहेगी। जबरदस्ती राइट। उसमें चिल्लाने से कि नहीं, ये बीजेपी के सांसदों को तय करना है कि 75 के बाद इस आदमी को रखना है कि नहीं रखना है। जी। और यदि कल न्यू नॉर्मल ऐसा हो गया, अभी देखिए बच्चों को कंपटीशन हो रही है, बच्चों को बोल रहा है ग्रीटिंग कार्ड बना के लाइए प्रधानमंत्री जी। के लिए। हाँ। उनको प्रोजेक्ट दिए गए हैं, स्कूल के बच्चे, माँ बाप बच्चे को जब तीसरी चौथी क्लास के बच्चे को प्रोजेक्ट देते तो माँ बाप लग जाते काम पे। हमने भी वो काम किया, हमारा बच्चा पढ़ रहा था तो पापा ये प्रोजेक्ट बनाया है, लगे माँ बेटा सब कैंची लेके बना दे, भैया बना दे, बच्चों को दे दे यार। अब पूरे देश में ग्रीटिंग बन रहे हैं प्रधानमंत्री के 75 के, गाने बन रहे हैं, और जितने भी पामेरियन मीडिया है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। जी। फिर उस डॉक्यूमेंट्री में जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था वहां रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री दिखाई जाएंगे, फिर उनको मगरमच्छ पकड़ते हुए दिखाई जाएंगे, फिर वो बांग्लादेश के वॉर में जेल में गए ये दिखाया जाएगा, वो विदेश में घूमते हुए दिखाई जाएंगे। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी को आप सामान्यता न लीजिए, दर्शकों को भी मैं कहता हूँ, वो ऊपर से आए हैं, नॉन बायोलॉजिकल है, नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल है, तो इस वजह से वो कुछ कर सकते हैं। नहीं, आज माता 24 की घंटे से पैदा नहीं हुए हैं। वही माता के कोख से पैदा नहीं हुए हैं, नॉन बायोलॉजिकल।
ये भी मेरे शब्द नहीं, उनके शब्द है। तो 24 घंटे में 18 घंटे काम करेंगे तो हम ताली बजाएंगे। लेकिन 24 घंटे में 24 घंटे काम करेगा अशोक वानखेड़े, तो भी आप ताली बजाएंगे। लेकिन 24 घंटे में 25, 26, 27, 30 घंटे का काम हम दोनों में से कोई नहीं कर सकता। आप में से भी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ वो कह सकता है जो भगवान का अंश हो, जो नॉन बायोलॉजिकल हो। वो 24 घंटे में 48 घंटे का काम कर सकता है। तो 75 ये नई शुरुआत है इस देश में। नरेंद्र मोदी जी 75 के बाद एक नए कलेवर में, अब आपको मैं बता दूं कि नया कलेवर एक बहुत बड़ा त्योहार है ओडिशा में। क्योंकि हरि भाई आप गुजरात में बैठे हैं, तो जो द्वारकाधीश है उसी का एक प्रारूप वहां पे है, जगन्नाथ। जगन्नाथ। और कहा जाता है कि जब अंतिम संस्कार हुआ श्री कृष्ण का और सारा वो बहा दिया गया समुद्र में, तो श्री कृष्ण का जो दिल था वो जीवित था। वो समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी के तट पे आया। और फिर वहां पे जो पुरी महाराज थे सिंहदेव, उनके सपने में आके कहा कि मैं साक्षात तुम्हारे यहाँ हूं। वो गए, उसको उठा के लाए, और फिर एक क्रूर तरीके से एक लकड़ी की प्रतिमा बनाई गई और उसमें वो रखा गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, ऐसी प्राण प्रतिष्ठा। उसके बाद हर 12 साल बाद मूर्तियां बदलती है, उसका नव कलेवर बोलते हैं। तो ये प्रधानमंत्री तो वो बाकायदा पेड़ डिसाइड होता है कि किसी के सपने में पेड़ आता है, वो पेड़ की क्वालिटी होती है। उस पेड़ को पूजा विधिवत काट के लाया जाता है। वो पेड़ का जब काट के निकलता है तो वो गांव गांव में उस पेड़ की पूजा होती है। उस फिर पेड़ से मूर्तियां बनती है। और मूर्तियां बनने के बाद एक दिन, जिस दिन वो मुहूर्त का दिन होता है, उस दिन एक पंडित अंदर जाता है जो आंखों पे पट्टी बांध के जाता है, और खासकर वृद्धावस्था में, क्योंकि ऐसी कहावत थी पहले। ऐसा कहा जाता था कि जो ये हाथ इधर का उधर करता है वो बाद में उसको मोक्ष मिल जाता है, वो चला जाता है भगवान के पास। तो वो अंदर जाता है, उसके आंखों पे पट्टी होती है, और फिर वो पुरानी मूर्ति से दिल निकाल के नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और नए कलेवर की स्थापना होती है। बहुत बड़ा विश्व जिसको मानता है, ऐसा एक त्योहार है। तो ये 75 साल नए कलेवर का त्योहार है, 17 आपने नई सितंबर को। व्याख्या दी। नहीं, ये अभी, अरे जो नहीं होने वाला है ये मैं बता रहा हूं। यानी मैं मोदी तो जी के बारे में। मोदी जी के बारे में भाई देखिए, यदि भगवान का अंश है, ऊपर से सीधे आए हैं, नॉन बायोलॉजिकल है, तो शरीर बदलते देंगे लोग। तो 75 साल में नई काया के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए कलेवर के साथ, ये वो कहेंगे, हम कहेंगे नए झूठ के साथ, नए फरेब के साथ, नए जुमलों के साथ 75 साल के बाद मोदी जी का नया अवतार होगा। अमित शाह का क्या होगा? अभी अमित शाह जी को तय करना है सर। फिर मैं कहता हूं, ना आप ना मैं। अमित शाह के मामले में यह है कि अमित शाह सिर्फ अमित शाह ही बता सकते हैं और अमित शाह ही सुन सकते हैं। बाकी लोगों के तो एडवाइजर होते हैं। मैंने अभी तक ऐसा नाम नहीं सुना कि अमित शाह इसकी सुनते हैं। वो सिर्फ अपनी सुनते हैं, अपने मन की करते हैं और अपने कैलकुलेशन से चलते हैं। लेकिन यदि उनको प्रधानमंत्री बनना है तो वो बन जाएंगे, नए कलेवर हो या क्या हो, ये इन दोनों को तय करना है। दोनों आप ही के प्रदेश से आते हैं। गडकरी जी का ये क्या होगा? देखिए, गडकरी जी कभी स्वयंभू रहे नहीं। गडकरी जी का यदि आप मुझे पूछेंगे तो एक बार, ऐसा नहीं कि उनको महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, बहुत थी। गडकरी क्लासिकल संगीत सुनने के शौकीन हैं। चंद्रपुर में एक कंसर्ट था, नागपुर से 90 किलोमीटर दूर। ये चले गए और वापस आते समय एक भीषण एक्सीडेंट हो गया इनके एम्बेसडर का। उसमें इनका मृत्यु दर्शन हो चुका था। उसके बाद जो जीवन मिला, ये गडकरी जी ने खुद बताया
बोला उसके बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि जितनी जिंदगी मुझे जीनी थी मैंने जी ली। यदि आज मैं उस एक्सीडेंट के बाद, भीषण एक्सीडेंट के बाद जीवित हूं, तो फिर अब मैं मेरे लिए नहीं, अब मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो बोला मंत्री पद पे चला जाऊंगा तो मैं अपना काम करूंगा। मैं बाम्बू पे काम कर रहा हूँ, मैं एक्सपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं लड़कों को ट्रेनिंग देने के काम कर रहा हूँ, तो काम अभी भी चल रहे गडकरी जी के। वो बोले वो मैं काम करूंगा, सवाल पूछने के काम करता जाऊंगा। और आज भी पूछ रहा हूँ, कल भी पूछता था, परसों भी पूछूंगा। और बाय चॉइस यदि किसी ने प्रधानमंत्री बना दिया तो सवाल के जवाब भी दूंगा। अशोक जी, आप तो बहुत निकट हैं गडकरी जी से, नहीं, तो मैं आपको तो काफी कुछ मालूम होगा। मेरी मेरी निकटता उतनी ही है जितनी हरि भाई आपसे है, जितनी दर्शकों से है, और जितनी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से है। नहीं, अनेक पत्रकार के नाते भी। नहीं नहीं, पत्रकार के नाते भी मैंने बहुत उनको स्टडी किया। और मैं उनकी, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों ने मुझे कहा कि ये गडकरी के बहुत खास है। एक एक मित्र ने तो कहा कि ये गडकरी के पेरोल पे है, ये गडकरी की ओ, दलाली करते हैं भाई। एक अजय शुक्ला नाम के पत्रकार है, उन्होंने कहा कि अशोक वानखड़े दलाली करते हैं उसकी गडकरी की। अब सवाल ये है कि गडकरी जेड सिक्योरिटी में है, गडकरी के डिपार्टमेंट पे सीबीआई, इनकम टैक्स सब ऐसे नजर लड़ा के बैठे हैं। गडकरी की यहाँ नजर घटी, दुर्घटना घटी, ये बात है। गडकरी की यहाँ यदि मैं दलाली करूं तो मैं भी सरकार के खिलाफ बोलता हूं, गडकरी जी भी बोलते हैं, तो दोनों को नपवाने में इतना टाइम नरेंद्र मोदी कभी नहीं लगवाएंगे। हाँ। 2 मिनट के अंदर लगवाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कोई सच्ची बात कहता है, उसका साथ देने पे आप उसके दलाल होते हो। नहीं, आपको कोई दलाल तो नहीं कह नहीं सकता, नहीं 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 नहीं, आप भाई और कहने वाले कहेगा का। तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैं तो कभी करते, मैं बताया आपको, आपने बोला ना बहुत निकटता है, बिल्कुल। लेकिन मैं उनको सालों हो गए, मतलब यहाँ पे कोठी पे तो कोई बोल दे कि वानखड़ी जी को मैंने देखा था, मैं जाता, काम होते नहीं हरि भाई हमारे। और बिना काम का किसी के पास जाके उसका समय व्यर्थ क्यों वेस्ट करें। सीधी सी बात। ये पत्रकार आए हैं करके बैठे और बैठे और बैठे बैठे बैठ गए हैं करते रहे। नहीं, क्यों जाए, किस लिए जाए, कतई नहीं। हाँ, आप हमारे मित्र है, पारिवारिक संबंध है, आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे है, परिवार कैसा है। मैं जब भी अहमदाबाद आया हूँ तो आपने मुझे स्कूल बुलाया, वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ, भाषण हुआ, वो है। नहीं तो कोई काम नहीं और मैं आपकी चेंबर में आके बैठ जाऊं, आपका भी काम रुक जाता है, मेरा भी काम रुक जाता है। और मेरे पास भी समय कितना है, मेरे पास रोज दिन में 8-10 वीडियो करने होते हैं, तो मुझे भी समय नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर हमेशा जब जरूरत हो, काम हो तो जाए। और हमारे जैसे मुंहफट आदमी के पास काम कौन सा होगा, कौन आएगा, कोई नहीं, भ्रष्टाचारी हमारे पास आ नहीं सकता। अशोक वानखड़े को लोग सुनना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि अशोक वानखड़े मुंहफट आदमी है। वो सही बिल्कुल बोलता है। बोलता है। वो सही मैं बोलता है। मैंने आपको कहा अभी, अभी आप देखिए एक आरोप फिर मेरे पे और लगेगा अभी, अभी और कोई बोलेंगे लोग। अभी मैं आज मुंबई में हूँ, अच्छा, आप मैं मुंबई में अभी, हैं आज? हाँ मैंने सोचा अभी मैं दिल्ली में। नहीं नहीं, नासिक से पहुंचा हूं मैं मुंबई। अच्छा। ओके। 7 घंटे लगे पहुंचने में, इतनी बरसात है। तो मैं नासिक करने क्या गया था, शरद पवार जी का राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार, इनके ऑफिस बियरर का अधिवेशन था, करीब करीब 1,000 लोगों का, जी। जिला अध्यक्ष से लेके ब्लॉक अध्यक्ष से लेके तमाम का। उस सम्मेलन में उन्होंने मुझे भाषण देने के लिए बुलाया था। हरी भाई मैं सब देख रहा था, सुप्रिया सुळे जी से लेके सभी जितने भी वक्ता थे, सुबह से लेके शाम तक। मुझे तो 2 बजे, 2:30 बजे मेरे को टाइम दिया था, मैं तो 2 बजे पहुंच गया, क्योंकि मुझे भाषण देने जाना था, मैं कोई पार्टी का वर्कर तो हूं नहीं। लेकिन मेरे पास जो लिस्ट आई थी, उसमें हर आदमी को 20 मिनट से ज्यादा, किसी को टाइम ज्यादा नहीं था, 30 मिनट सुप्रिया जी को था, और शरद पवार जी के लिए कोई लिमिट नहीं था। 1 घंटा
1 घंटा यदि किसी को दिया होगा तो अशोक वानखेड़े को दिया था। बरोबर। एक एक नेता थे वहां पे, उन्होंने कहा उनको कुछ बोलना था, उनने रिक्वेस्ट की कि मेरा समय, और मुझे 45 मिनट दिए थे, उनको 20 मिनट थे, बोले मेरे 20-20 45 में जोड़ दीजिए तो हम उनको सुनना चाहते हैं। मैं गया। अब मुझे बताइए, मैं कितने सैकड़ों वीडियो आपको मेरे मिल जाएंगे अभी ये पिछले 2-3 महीने में, कि मैंने शरद पवार को भी लताड़ा है, जहाँ सही बात। सुप्रिया सुप्रिया सुळे को भी कहा है, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया। और सब बोलने के बाद मैंने कहा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपका खाना खाया है, तो थोड़ी सी आपके बारे में भी बोल दूं। मैंने, शरद पवार जी, आप कृपा करके आपके पार्टी में टिकट बेचिए मत। ये वोट चोरी, ये वाली बातें जो है वो सब अपने जगह पे है। वोट चोरी हो गई, मशीनें खेल हो गया, चुनाव आयोग करता है, ये करता है। आपने उसके राहुल को बावजूद, भी बताया था। हाँ, उसके बावजूद आप लोगों में सीटें बेची है। प्लीज, तुमको पैसा ही कमाना है तो सरकार में आके कमाओ, सीटें बेच के क्यों कमाते हो? टिकट बेचो मत। और ये मत कहिए कि हमने नहीं बेची, क्योंकि ये डिस्कशन नहीं है फोरम। क्योंकि यदि मुझे कोई सवाल कहता है कि हमने नहीं बेची, तो फिर मैं सीट वाइज बोलता हूं, किसने किसको दिया, फिर मैं बोलता हूं, फिर बुरा लगता है सबको। सही एक बात। राजनीतिक दल के नेता बहुत आहत हुए उससे, जब मैंने नाम लिया कि इतने करोड़ इसने दिए और इसके थ्रू दिए, आपको मिले नहीं क्या? चुप हो गए। तो ये ये सुनने का मादमा भी उनमें था। प्रोग्राम के बाद तालियों के गड़गड़ाहट में मैंने स्टेज छोड़ते हुए नमस्ते करके निकल आया। तो ऐसा नहीं है। अब कोई कहेगा कि राष्ट्रवादी के मंच पे अशोक वानखड़े का भाषण मतलब राष्ट्रवादी में चला गया, अब शरद पवार की दलाली करने लगा। दलाली ऐसी नहीं होती, जो दलाली वाराणसी करते हैं में भी वो। तो थे आप, वाराणसी में भी थे, राहुल को भी वाराणसी में भी खरी था, खरी सुनाए थे। खरी। और जिस सज्जन ने मेरे पे आरोप लगाया उनके सामने मैंने राहुल जी को सुनाया था। हाँ, वही तो तो कह चलो, रहा। कई कई बार किसी की, देखिए क्या होता है हरि भाई, मैं हमेशा एक जगह छोड़ता हूँ, वो हरे, हमारे भी मित्र हैं, आपको हाँ मैं मालूम है। बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, वो एक जगह मैं हमेशा छोड़ता हूँ। वो जगह इसलिए छोड़ना होता है कि अशोक वानखड़े को गाली देके यदि किसी का भला होता होगा तो मैं बोलता हूँ 10 गालियां दे दी, मुझे फर्क पड़ता नहीं। हालांकि मेरे पेट के अंदर वो केमिकल नहीं है जो प्रधानमंत्री जी के केमिकल है, कि गालियों का प्रोटीन बन के उनको एनर्जी मिलती है। वो प्रोटीन मेरे में नहीं है, लेकिन मेरे में सहनशीलता बहुत है। ये मेरे पेरेंट्स के दिए हुए मुझे मेरे संस्कार है। ये कोई, और हर आदमी को संस्कार सही होते हैं। सही तो बात, अब सही बात। प्रधानमंत्री जी 75 साल के बाद नए कलेवर में आएंगे, नए जोश के साथ आएंगे। देश विकास की तरफ देखेगा, हम विनाश की तरफ देखेंगे। कि 2011 से लेकर 14 तक जो विनाश हुआ है, उस विनाश में अभी और क्या क्या जुड़ता है, क्या 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 विनाश बिकता और है, करना है, करना बाकी है, क्या क्या रहा क्या है। बिकता है, क्या क्या बिकता है। और ये नजर बनी रहेगी, सवाल पूछते रहेंगे, खबरें लोगों तक आती रहेंगी, ये होगा उसका। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पे। वक्फ जी। बोर्ड का जो निर्णय आया वो इंटरिम निर्णय है, वो फाइनल निर्णय नहीं है। जी। लेकिन मुझे लगता है कि इंटरिम निर्णय में भी जो कुछ किया है, उसमें एक रीजनेबल, हालांकि कुछ लोग, हमने ही कहा कि भाई जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने अपने भांजे को हाई कोर्ट का जज बनाया जज तो हमने बनाए। बहुत लताड़ा, हमने तो बहुत कहा बरोबर है। कि हमारा हमारा तो अब न्यायपालिका में विश्वास ही उड़ गया कि अब चाचा भतीजावाद आपके यहाँ चलने लगा। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे जो 3 बातें उन्होंने बताई है, वो मुझे जी। लगता है कि वो थोड़ा बहुत वेलकम कर लेना चाहिए उसको। एक तो ये था कि मेरे हिसाब से तो मुस्लिम बोर्ड में गैर मुस्लिम होने ही नहीं चाहिए थे। उनके जी। समाज का है, उनको हैंडल करने दो। लेकिन चलो ठीक है, आपने रखा, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप अनलिमिटेड नहीं करोगे। सरकार लिमिटेड ने करो। कहा था, इसमें सिर्फ कहा था कि कम से कम, केंद्र में 4 मतलब, और हाँ, हाँ, राज्य में हाँ, 3। हाँ, राज्य में 3 और केंद्र में 4। दूसरी बात कि जो वक्फ बोर्ड की जो था कि 5 साल से इस्लाम मानने वाला होना चाहिए, वक्फ बोर्ड में कोई यदि संपत्ति वक्फ करता है या गिफ्ट करता है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, वो तो स्टेट तय करेगा, लेकिन इसको आप स्टे करिए। जी। और ये होता था कि कलेक्टर रिपोर्ट आने तक वक्फ संपत्ति नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन जो है वो कलेक्टर तय करेंगे।
उन्होंने कहा कि ये कलेक्टर को हम जुडिशियरी अधिकार नहीं दे सकते इस मामले में। उसके लिए एक वक्फ ट्रिब्यूनल होगा और कोर्ट का फैसला मान्य होगा। एक मुझे बरोबर। लगता है कि एक मेजर डिमांड जो थी मुस्लिम समाज की वो मानी गई। हालांकि मुस्लिम समाज कह रहे थे कि हमको एक भी नॉन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम बांधवों को इसमें अब कोई नाराजगी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक नहीं, ऑप्शन भी है। अशोक जी, उनके लिए अशोक जी, आपने उनके लिए ऑप्शन है, हरि भाई एक मिनट, उनके लिए एक ऑप्शन ये है कि आज यदि वक्फ बोर्ड पे गैर मुस्लिम मेंबर बन सकते हैं, तो हो सकता है कि कल हिंदुओं के बोर्ड पे गैर हिंदू भी मुस्लिमों को भी जगह मिलेगी, तो उनको भी नहीं, दूसरे इसी धर्म पर आ के, रहा था। हाँ, हाँ, उसी पे हो सकता है खुल जाए। सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय भी कहेगा कि जब वक्फ बोर्ड पे गैर मुस्लिम आ सकते हैं तो आपके यहाँ गैर हिंदू क्यों नहीं आ सकते? व्हाट इज रॉन्ग? एक रास्ता खुलने की जगह है। अभी बोध गया में जहां अपने माँ का पिंडदान करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जी, तो उसी बोध गया में भयावह आंदोलन चल रहा है बौद्ध समाज का। जी। और वो आंदोलन चला है कि जो बोर्ड बना है वहां पे बोध गया में, उसमें पूरे के पूरे नॉन बुद्धिस्ट भरे हुए हैं। ओ, बिहार सरकार में वहां आंदोलन चल हाँ, रहा है, बहुत महीनों से आंदोलन चल रहा है। ये नॉन बुद्धिस्ट हमारे बुद्धों की इसमें क्या करेंगे? और मुझे लगता भी है कि गैर जिस धर्म का है उसको उनको कर देना चाहिए। ट्रू। अब गैर मुस्लिम जाके वहां क्या मुस्लिम समाज के बारे में जानेंगे? या किसी मुसलमान को लाके एक बोर्ड में, उसको पता ही नहीं कि सुबह पूजा में गंगा जल चढ़ता है और उसके बाद पंचामृत से पूजा होती है, उनके यहाँ तो मूर्ति नहीं होती, तो बोलेगे ये खर्चा क्यों कर रहे हो भैया, दूध रोज दही उड़ेल रहे हो इस पे, यार नाले में जा रहा है। उसको ये समझने के लिए पंचामृत से अभिषेक होता है, उसको हिंदू होना जरूरी है। इसलिए जरूर। नॉन हिंदू यदि बोर्ड पे आता है तो वो 10 कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने हैं या कम करने हैं? तो हाँ, आपको इसलिए उस अशोक हिसाब जी, से आपको, हाँ, इसीलिए इसलिए मैं कह इसीलिए रहा हूं कि हम्म, ये पेंडोरा का बॉक्स खुलेगा क्या? खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा। आने वाले समय में खुलेगा। सत्ता निरंतर ऐसी नहीं रहेगी, नई सरकार आएगी तो वो हिंदुओं के इसमें एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक सिख, एक जैन, किसी को भी घुसेड़ देंगे। बोलेंगे उसमें क्या है, अब तुम्हारे वक्त में नहीं हो तुम लोग, तुम्हारे इसमें आ जाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? तो नए विवाद होंगे। नए विवाद होंगे। इस विवादों को खत्म कर सकते थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन फिर भांजे को उधर से बना दिया ना हाईकोर्ट का जज, तो कुछ तो सरकार को भी करना पड़ेगा। क्या करें हरी भाई, बहुत दिखता है आंखों के सामने। पहले नहीं, टेबल के हमें नीचे से लेते थे, पहले टेबल के नीचे से लेते थे, अब टेबल के ऊपर से लेते हैं, और अब तो अनाउंसमेंट करके लेते हैं। जैसा अशोक जी शादी में गांव में होता है कि लड़की के मामा रामचंद्र जी के तरफ से 2100 रुपए, तब अनाउंसमेंट करके आ रहा है कि फला फला अधिकारी की फला फला रिश्वत फला फला टेंडर में फला फला आदमी से 25 लाख रुपए जमा हो रहे हैं, सनद रहे। आने वाले दिनों में ये तमाशा, ये 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 होगा। भी देखेंगे, ये ये भी देखेंगे। ये नया भारत है। ये मोदी जी का नया भारत है। भारत है। ये मोदी जी का भारत है, ये नया भारत है। तो आनंद लीजिए, चलिए, हम तो खबरें लाते रहेंगे, विश्लेषण करते रहेंगे हर जगह सही से। सही बात है। और अशोक जी, हालांकि हमने बहुत, यानी हल्के फुल्के उसमें बातें करी, मगर नहीं, एक कितनी तो गंभीर प्रधानमंत्री, नहीं गंभीर नहीं, एक बातें एक हैं ये, क्या, कितनी देखिए, गंभीर बातें हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था। इस दिन मैं कुछ, मतलब मैं किसी भी कोई भी, देखिए 75 साल बुजुर्ग है, हमसे तो बुजुर्ग है ही। तो जब भी हमारे यहाँ कोई भी बुजुर्ग हो, आपके विचार पटते नहीं हो, नहीं पटते हो, मतभेद है, मनभेद है, जो भी भेद है, बुजुर्गों की हमेशा स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की और लंबे आयु की कामना करते हैं। वो हमने की, हम भी कहा, हम मैंने, भी प्रधानमंत्री जी के हाँ, लिए कामना हाँ। करते हैं। फिर देश में क्या नरेशन बनने जा रहा है, इसकी एक झलक दी।
लेकिन हमारे पास क्या नरेशन बन रहा है उसकी भी झलक दी। जरूर उसके जरूर। बाद वक्फ बोर्ड का वो जितनी डिमांड थी मुस्लिमों की आंशिक रूप से मानी गई। अंतरिम रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट आनी है। मुझे लगता है कि अंतरिम रिपोर्ट, क्योंकि नवंबर में रिटायर्ड हो ही रहे हैं गवई साहब, तो जाने के पहले वो कुछ कुछ सरकार को भी ऑब्लाइज करना चाहते थे, कुछ अपना के लिए भी। तो वो जो हुआ, तू भी खुश मैं भी खुश, लेट अस बी हैप्पी, हैप्पी एंडिंग जिसको बोलते हैं, की तरफ खुश रहो, मजे। आपने हिंदी फिल्मों का आपने फार्मूला, मनमोहन सिंह के फिल्मों जैसा। तो एंड में सब माँ बाप भाई बहन सब मिल जाते हैं, तो ऐसा एक एंडिंग कर दिया उन्होंने जाते अशोक जाते। जी, तो आपने ये आपने इससे बहुत इससे खूब ज्यादा कहा। इससे ज्यादा क्या अपेक्षा रखे, मुझे बताइए हरि भाई। अब सही ये बात। समय उद्वेलित होने का नहीं है, वो एनर्जी संभाल के रखने का है कि आने वाला समय बहुत कठिन जाएगा। हमारे देश के सही। आसपास जो घटित हो रहा है, डर लगता है, डर लगता है। और जाते जाते आपको बता दूं मैं, एक मंत्री ने, सवर्ण मंत्री ने, मिश्रा नाम है उसका, जिसको दवाइयों के, नकली दवाइयों के घोटाले में सजा हो चुकी है, बिहार के कैबिनेट वो मंत्री है बीजेपी का। एक यूट्यूबर ने उसको पूछा कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में रास्ते की हालत क्या है साहब। ये पूछने पे उसने उसको बुरी तरह से मारा, कपड़े फाड़ दिए और मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी। पूरा वीडियो मार्केट में है। जी। पुलिस उसी लड़के को समझा रही है कि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तेजस्वी यादव ने ये इशू उठाया, थाने पे गए और मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वाह वाह। ये भी बहुत न्यू अच्छे। नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है। प्रधानमंत्री की मां मां है, और एक दलित, वो पिछड़ा समाज का है, साहनी समाज का है, पिछड़ा लड़का है वो दिलीप कुमार। एक दलित की मां मां नहीं है कि एक सवर्ण मिश्रा उस दलित को पीटे और मां की गाली दे। अब नहीं, बिहार की मां बहनें क्या करेगी? सही बात। बीजेपी को वोट देगी? नहीं। सवाल वो भी है। अशोक जी, आज आपने शुरू में थोड़े हल्के फुल्के सुर में भी बहुत गंभीर बातें जनता के सामने रखी, दर्शकों के सामने रखी, और ये बिहार का मसला जिस प्रकार से आपने उठाया, वकफ का मामला जिस प्रकार से आपने उठाया, और मोदी जी को 75 के बाद में भी मोदी जी क्या करेंगे, विनाश अभी करना बाकी है, तो उसका भी आपने खुलकर बातें करी। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।